क्लास 10th NCERT मैथ्स हिंदी मीडियम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको पूरी क्लास 10th की मैथ्स अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा। आज की इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन व एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे। उससे पहले जो इस चैप्टर का बेसिक है वास्तविक संख्या, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। अगर संख्याओं की बात की जाए तो ये दो तरह की होती हैं। संख्याएं कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की। पहली संख्या होती है वास्तविक संख्या। और दूसरी संख्या आती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को हम अवास्तविक संख्या भी कहते हैं, या कह सकते हैं इसको अवास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है या जिनकी केवल कल्पना की जा सकती है, क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण, रूट के अंदर अगर माइनस में संख्याएं हैं तो कैसी संख्या होंगी? काल्पनिक संख्या होंगी। जैसे रूट -9 कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। इसी तरह से रूट -25 कामा रूट -15 इत्यादि, ये सारी कैसी संख्याएं हैं? काल्पनिक संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम डिटेल से कक्षा 11 में पढ़ेंगे। बेसिकली हमको कक्षा 10 में हमको किस पर फोकस करना है? वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। या इसकी दूसरी परिभाषा ये हो सकती है जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जाता है, वास्तविक संख्या कहलाती है। जिसे नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, दर्शाया जाता है, वास्तविक संख्या कहलाती है। और काल्पनिक संख्या इसी के विपरीत होगी, क्या? जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया नहीं जा सकता है, काल्पनिक संख्या होती हैं। ठीक है। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन सी संख्या आएगी? पहले आएगी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और दूसरी क्या होगी? अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप होती हैं। अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है ये देखते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान क्या? 0 नहीं होना चाहिए। और क्या कंडीशन होती है? P व Q क्या हो? पूर्णांक हो। P व Q पूर्णांक हो। ठीक है। और क्या कंडीशन होती है? P व Q में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, और P व Q पूर्णांक संख्या हो। उदाहरण, अगर उदाहरण देखा जाए 2/3 कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। P/Q के रूप में है। Q का मान 0 नहीं है। P भी यहाँ पर 2 भी पूर्णांक संख्या है और 3 भी पूर्णांक संख्या है। इसी तरह अगर -7/11 कैसी संख्या हमारी? परिमेय संख्या। -7 क्या है? पूर्णांक है। 11 भी क्या है? पूर्णांक है। इसी प्रकार 2 भी क्या है हमारी? परिमेय संख्या। 2 को क्या ले सकते हैं? 2/1 P/Q हो गया। और इसी प्रकार -4 भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। 0 भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। 0 को और क्या लिख सकते हैं? 0 को लिख सकते हैं 0/1। ठीक है। इसी प्रकार हम क्या अन्य सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। ठीक, क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। उदाहरण देखते हैं पहले।
उदाहरण, रूट 2, अंडर रूट 2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार अंडर रूट 6 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ये जो है अपरिमेय संख्या जो है रूट के अंदर लिखी जाती हैं। इसी प्रकार अंडर रूट 5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार क्यूब रूट 15 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें एक जो है ये बात होती है कि रूट के अंदर लिखी हुई संख्या पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे पूर्ण वर्ग जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए, या जिसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या हो। जैसे कि अगर अंडर रूट 25 है, ठीक है, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो ये 5 वैसे क्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी, इसलिए अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। अंडर रूट 25 अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। इस प्रकार अंडर रूट 16 भी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि अंडर रूट 16 जब बाहर आएगी रूट के तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अगर दशमलव में हमको संख्या दी जाए, दशमलव में, जिससे अगर दशमलव में हमको दे दी जाए 2.4। अब पूछा जाए कि ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। वैसे तो शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है, शांत है। ठीक है, तो इसको हम हल कर सकते हैं। 2.4, यहाँ से दशमलव हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये 12/5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या हमारी है, परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन अगर हमको अशांत दशमलव दे दिया जाए, जो शांति न हो, जैसे कि उदाहरण देखो, जैसे हमको दे दिया जाए 1.33333, ये 3 क्या हो रहा? रिपीट हो रहा। ठीक है, तो इस हिसाब से ही हमारी क्या होगी? अशांत होगी। कैसी संख्या है? अशांत है ही। ठीक है, और क्या होगी? अगर दशमलव के बाद रिपीट हो रहा तो क्या होगा? आवर्ती होगी। अशांत आवर्ती, अशांत होगी वह आवर्ती होगी। अगर अशांत आवर्ती कोई संख्या है, ठीक है, तो कैसी संख्या कहलाएगी? ये हमारी कहलाएगी परिमेय संख्या। किसके अंतर्गत आएगी? परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अगर अशांत हो और अनावर्ती हो, कैसे? अगर हमको दी है इस तरीके से 1.4142135, कैसी संख्या है? 1.414213 डॉट डॉट। ये संख्या कैसी है? सर ये तो देखी से लग रहा है कि ये तो पहले तो अशांत है। हाँ, देख के लग रहा है कि अशांत है। और क्या है? अनावर्ती है, मतलब कि रिपीट नहीं हो रही। यहाँ पर पहले 4, फिर 1, फिर 4, फिर 2, क्या हो रही है? बदल रहा है। यहाँ पर लेकिन रिपीट हो रहा था 3 3 3 3। यह कैसी संख्या है? अशांत अनावर्ती। जब संख्या अशांत अनावर्ती हुई तो कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ये रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग है। अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत संख्याओं की बात कर रहे हैं। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत कौन सी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत संख्या आएगी? एक तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या समझो क्या होती है। वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गणना के रूप में करते हैं, ठीक, क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, मतलब कि गणना के रूप में जिसकी हम गिनती करते हैं, जिसके द्वारा, जैसे गिनने वाली क्या होती है? कहाँ से स्टार्ट होती है गिनती? 1 से, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, उससे किससे पता से करते हैं? n से, नेचुरल नंबर मीन्स n। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होंगी? 1 होगी हमारी, 1 से स्टार्ट होंगी, 1 से लेकर अनंत तक। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, और दूसरी क्या आएगी इसी में? होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या,
पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, होल नंबर कहा जाता है। देखो, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लें तो जितनी भी प्राप्त संख्याएं होंगी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। जैसे पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या उदाहरण जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... इनफाइनाइट अनंत तक, ठीक है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, और प्राकृतिक संख्या 1 से। और तीसरी सी में आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है तो जो संख्याएं हमको मिलेंगी क्या होंगी? पूर्णांक संख्याएं होंगी। किसके साथ? धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ अगर व्यक्त होती हैं तो पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। कैसे? उदाहरण देख लो। उदाहरण, ठीक है। पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इनफाइनाइट तक। ये कौन से चिन्ह के साथ हैं? धनात्मक चिन्ह के साथ हैं, प्लस के साथ हैं। अब इन्हीं संख्याओं को माइनस के चिन्ह के साथ लिख लो तो माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 ... माइनस के इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये जो हमको संख्याएं मिली है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। अब बात कर लेते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या के बारे में। तो पहले देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। मतलब कि 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, एक तो होगा ही, ठीक है, और एक से भी विभाजित होगी और स्वयं से विभाजित होगी और अन्य किसी संख्या से भी विभाजित होना चाहिए। तो कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। जैसे उदाहरण देखते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे क्या है? 4 है, ठीक है। देखो, 4 से विभाजित हो रही, हाँ हो रही है, और 1 से हो रही, और किससे हो रही? 2 से हो रही। ये स्वयं से हो रही है, 1 से हो रही, और अन्य किसी संख्या से हो रही। मतलब इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए कैसी संख्या है? ये भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हमारी 6 कैसी संख्या है? भाज्य। इसी प्रकार 8, 9, 10 और 12 ... इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब दूसरी संख्या इसी में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 और 2 गुणनखंड हों, मतलब 2 के अतिरिक्त गुणनखंड ना हो, कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। मतलब 2 और केवल 2 क्या मतलब? केवल वो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो। अगर वो स्वयं से विभाजित हो रही और 1 से विभाजित हो रही है और किसी संख्या से नहीं हो रही तो कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। उदाहरण के तौर पर समझते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2, ठीक है। 2 किससे विभाजित होगी? एक तो 2 से होगी, मतलब कि स्वयं से होगी, और 1 से होगी। 2 और किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी, इसलिए कैसी संख्या है ये? अभाज्य संख्या। इसी प्रकार 3 और 5 और 7 और 11 और 13 ... इनफाइनाइट, ठीक है। अगली संख्या हमारी आती है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं, सहअभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिनके दोनों संख्या क्या हो?
अभाज्य संख्या हो, जिनके दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हों। कैसे? एक तो अगर अभाज्य सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ निकाला जाए तो हमेशा कितना होगा? एक। और एचसीएफ मतलब कि मासा कितना होगा? एक होगा। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। क्या बोला कि इनके जो है दोनों संख्या कैसे होते हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, दोनों संख्या क्या होनी चाहिए? अगर दोनों संख्या अभाज्य संख्या हैं, दो से अधिक, ठीक है, तो कैसी संख्या होगी? सह अभाज्य संख्या होगी। जैसे 2,3, ये कैसी संख्या? 2,3 कैसी है? सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्या होंगी तब बोली जाएगी सहअभाज्य। उसमें 2 क्या है? अभाज्य संख्या, और 3 क्या है? अभाज्य है। ठीक है, इसी प्रकार उदाहरण लेते हैं। 5,7 कैसी संख्या है? 5,7 भी सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पर 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। और क्या हो सकता है? 7,13। ठीक है, और क्या हो सकता है? इसी वजह से 21,23, 32 भी कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। अब बात कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। ठीक है, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम को ही हम कहते हैं लासा पा या लासा। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन और एम फॉर मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगली है एचसीएफ। एचसीएफ को क्या कहते हैं? मासा पा। ठीक है, एचसीएफ को एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर। ठीक है, लासापा मतलब कि लघुत्तम समाप वर्त। ठीक है, और मासापा मतलब महत्तम समाप वर्तक। अगर हमको दो संख्याएं दे दी जाए, ठीक है, और बोला जाए कि इसका लासा क्या होगा और मासा क्या होगा, उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 20 व 24। ठीक है, अब इसका बोला जाए कि सर इसका लासा निकालिए और मासा मतलब कि एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम 20 और 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड का अंदर जानते ही होंगे, 20 का अभाज्य गुणनखंड। देखो ये किससे विभाजित हो जाएगी संख्या 20? सबसे अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, 3 होती है, 5, 7, ठीक, 11। तो इन्हीं संख्याओं से चेक करना है हमको। 2 से हो रही है, अगर 2 से नहीं हो रही तो अगले बढ़ जाते 3 से, अगर 3 से नहीं हो रही तो 5 से, 5 से नहीं हो रही तो 7 से। चेक इसी से करना है कि विभाजित हो रही है या नहीं, डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। तो सबसे पहले जो 20 हमारे किससे? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 2 से 2 दहम 20। ठीक है, और 10 भी 2 से हो जाएगा। 2 पंचे 10, 5 तो 25 होगा, 5 1 कम 5। इस प्रकार 24 के निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये किससे कट जाएगी? 2 से। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, और फिर से 6 कट जाएगा 2 से। 2 तियाँ 6 और 3 1 कम 3। तो 20 के गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, और 24 के गुणनखंड हमारे होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब बोला जाए कि इसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ मतलब कि मासा, एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होगा इसमें ये देखते हैं। ठीक है, एचसीएफ में जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, दोनों ये 20 के गुणनखंड और 24 के गुणनखंड
अगर दोनों में जो कॉमन है, जो कॉमन संख्या है, वही क्या होगा, एचसीएफ है। मतलब छोटे पढ़ा होगा कि इस प्रकार से गोला बना लो, ये दोनों मिल रहा, दो दोनों में है, 20 के भी गुणनखंड में है, 24 के भी गुणनखंड में है, तो हमारी क्या होगी, 2 एचसीएफ हो जाएगा। और कहाँ मिल रहा है पेयर, जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर और एक और बन रहा है 2 और 2 का, ठीक है। तो ये भी क्या होगा हमारा, 2, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4। मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, वही क्या होगा, हमारे एचसीएफ होगा। अगर कॉमन नहीं है तो नहीं होगा। तो 2 गुणे 2 कितना हो गया, 4, इसका क्या आ गया, मासा आ गया एचसीएफ, ठीक है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि एचसीएफ का मतलब तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये शब्द कहाँ से आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहाँ से आएगा, समझते हैं इसको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कब होगा या कैसे होता है। तो सबसे पहले जैसे हम 20 के गुणनखंड करें, सारे गुणनखंड बताओ, चाहे एक हो चाहे जो 2 हो, जिससे भी सारे गुणनखंड जिससे विभाजित हो रहा है 20, वो सारी संख्या बताओ। तो सबसे पहले तो सर ये 1 से होगा, हाँ 1 से होगा, और 2 से होगा, और 3 से नहीं हो सकता, 4 से होगा, और 5 से होगा, और किससे होगा, 10 से होगा, और 20 से होगा। ये 20 का क्या है, गुणनखंड है। इसी प्रकार से और किससे हो सकता है, 24, हाँ, और 24 के देखना, और 24 के कैसे होगा, 1 से होगा, 2 से हो जाएगा, और 3 से होगा, और 4 छंग 24, 4 से होगा, 6 से होगा, और 8 3 24, 8 से होगा, और 12 से होगा, और 24 से होगा, ठीक है। अब देखना है कि इन जो 20 के गुणनखंड हैं इतने, ये सारे हैं, और 24 के गुणनखंड, इसमें कॉमन कौन कौन से, कॉमन कहाँ मिल रहा, एक मिल रहा, कॉमन दोनों जगह होना चाहिए, उभयनिष्ठ दोनों में हो। 2 भी दोनों में है, हाँ 2 भी दोनों में है। और क्या है, 4, 4 है, हाँ 4 है। और कोई मिल रहा, और कोई नहीं है, ठीक है। अब जो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी, जो कॉमन है और बड़ी संख्या है, वही क्या होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं कि देखो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन, 4 भी कॉमन, लेकिन कौन सी लेना है हमको, बड़ी वाली लेना, हाईएस्ट, ठीक है। कॉमन फैक्टर, ये हमारे गुणनखंड फैक्टर दिए हैं, ये 20 के फैक्टर हैं, फैक्टर को क्या कहते हैं, गुणनखंड। 20 के फैक्टर हैं, 24 के फैक्टर हैं, ठीक है। अब इनमें जो कॉमन है, हाईएस्ट है, कॉमन में क्या क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी संख्या, वही हमारी क्या होगी, एचसीएफ होगी। तो इसमें 4 मिल रहा, 4 हमारी कैसी है, यही हमारा है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकाला जाता है ये देखते हैं। एलसीएम मतलब कि लासा, ठीक है। तो 20 के गुणनखंड क्या थे, 20 के हमारे जो गुणनखंड थे वो था 2, 2 गुणे 2 गुणे 5, और 24 के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। तो अब इसको हम घात के रूप में लिखेंगे। 2 गुणे 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, 2 की घात 2, और 5 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, और 2 कितने बार है, 3 बार है, और गुणे में 3, तो लिख लेते हैं। 20 को हम लिख सकते हैं 2 की घात, 20 के जो गुणनखंड है 2 की घात 2 गुणे 5, ठीक है। 24 के गुणनखंड हमारे हैं 2 की घात 3, क्योंकि 2 कितनी बार है, 3 बार है, और गुणे 3, ठीक है। अब हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, हमको लेना तो प्रत्येक गुणनखंड है, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, सारे गुणनखंड लेना है जितने हैं, 20 के जो हैं, 24 के जो हैं, तो हमको 2 भी लेना है। लेकिन वही दोहराना, वही बार, ऐसा नहीं कि 2 की घात 2 ले लिया फिर गुणे में करके 2 की घात 3 ले लिया, नहीं, एक ही बार लेना है, ठीक है, समझते हैं। 2 भी हमको लेना है, और 3 भी लेना है, और 5 भी लेना है। अब इसमें रूल क्या होता है, ये होता है कि अगर दोनों जगह है, जैसे यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 3 है, तो अब इसमें से लेंगे एक ही, या तो 2 की घात 2 लो, या तो 2 की घात 3 लो। लेकिन इसमें एक रूल होता है कि लेंगे सबसे अधिकतम घात वाला, जिसकी घात ज़्यादा होगी वही हम गुणनखंड लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा लेंगे, 2 की घात 3 वाला, और ये 3 अकेले है, इसमें नहीं है, तो 3 तो वैसे ही लेंगे, अकेला है तो 3 ही लेंगे। यहाँ 5 भी अकेला है तो 5 ले सकते हैं, ठीक है। वरना क्या करेंगे, अगर ये नहीं समझ आ रहा हो तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं
5 को लिख सकते हो 5 की घात 1, यहाँ 3 की घात 1, और यहाँ हम कह सकते हैं 3 की घात 0। किसी की भी घात 0 हो तो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। कोई भी नंबर हो उसकी घात 0 हो, ठीक है, तो हमेशा उसका मान कितना होगा, 1 होगा। यहाँ लिख सकते हैं 5 की घात 0। अब देखो, अब बताओ यहाँ पर अधिकतम घात 2, अगर दो में देखा या 2 में अधिकतम घात 3 है। अब 5 में देखा अधिकतम घात कितनी, ये 0 उसकी 1 है, तो कौन सा लेंगे, 1 वाला लेंगे। यहाँ 3 की घात 1, यहाँ 3 की घात 0, कुछ किसकी घात बड़ी है, 1 वाली, तो यहाँ 3 की घात 1। अब 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 का 3 और 5, और 8 तियाँ 24 गुणे 5, और 24 पंचे 120, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। अब हम इस हिसाब से समझ, इसके नाम के जो फुल फॉर्म होता है उससे समझते हैं क्या है एलसीएम का, क्या फुल फॉर्म होता है इसका, होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझते हैं, लीस्ट मतलब कम से कम संख्या कहाँ पर होगी, कैसे लिया जाएगा। देखो उसी प्रकार फिर देखते हैं 20 का हमारा जो गुणनखंड क्या होंगे, 20 के गुणनखंड ये होंगे हमारे 20 के गुणनखंड होंगे 1 2 4 5 10 और 20। इसी प्रकार 24 के गुणनखंड निकाल लेते हैं, क्या होंगे 1 2 3 4 6 8 12 24, ठीक है। अब कोई ऐसी संख्या बताओ, ठीक है, कोई ऐसी संख्या बताओ जो ये संख्या उस संख्या को विभाजित करे, मतलब कोई ऐसी संख्या बताओ जो दोनों संख्याएं 20 और 24, ठीक है, उस संख्या को विभाजित करे, ठीक है, इससे वह संख्या क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। इन या तो ये कह सकते हैं कि जो 20 के गुणनखंड हैं, कोई ऐसी संख्या बताओ कि ये गुणनखंड उस संख्या को विभाजित कर दे, ये भी गुणनखंड उस संख्या को विभाजित कर दें, ठीक है। देखिए अगर हम सबसे स्टार्ट कर रहे हैं 20 से, अगर 20 लिया जाए तो 20 से किससे किससे विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, हाँ, और 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, 20 से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 से नहीं होगा, ठीक है। तो उससे बड़ी सोच रहे हैं, अगर 30 लें 30 भी नहीं होगा। इसी प्रकार सोचते सोचते हम क्या करेंगे, 60 चेक कर लें एक बार, तो 60 में भी यहाँ हो जाएगा, 4 से भी 4 के, हाँ 4 से भी नहीं होगा, यहाँ पर 4 से नहीं हो, 5 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, 20 से हो जाएगा, और यहाँ पर 6 से हो जाएगा, यहाँ पर 8 से नहीं होगा, ठीक है। 120 चेक कर रहे हैं डायरेक्ट। सोचने के बाद हमको लास्ट में देखना कौन सी जो है इन संख्याओं से विभाजित हो जाए, इन सारी संख्याओं से वो संख्या विभाजित हो जाए। अगर 120 चेक करें, ठीक है, कौन सी 120, हमने प्रैक्टिस करके देखा कि हमको 120 ऐसी संख्या है जो इन सारी संख्याओं से क्या है, इन सारे गुणनखंडों से क्या है, विभाजित हो जाएगी। जैसे 1 से हो जाएगी 2 से भी हो जाएगी, 4 तियाँ 12, ठीक है, और 5 दूनी 10, 5 चौको 20 हो जाएगी, 10 से भी हो जाएगी, 20 से भी हो जाएगी। यहाँ भी ये 3 चौको 12, 4 से हो जाएगी, 6 से हो जाएगी, ठीक है, और 8 से भी हो जाएगी, 8 एकम 8 और 8 पंच 40, और 12 से भी हो जाएगी, 12 तो होगी, और 24 से हो, 24 पंचे 120, ठीक है। तो ये 120 ऐसी संख्या है जो 20 के सारे गुणनखंडों से विभाजित हो जाएगी, और 24 के भी सारे गुणनखंडों से विभाजित हो जाएगी। देखो तो अगर इस 120 पहले हमको संख्या मिली, इसी प्रकार आगे हम निकालेंगे तो आगे आगे इससे बड़ी संख्या और क्या मिल सकती है, 240, और क्या मिल सकती है 360, और इसी प्रकार 480, इसी प्रकार निकलती जाएगी। अब देखना हमको ये है, अब ये सोचना इसमें लेनी कौन सी है, ठीक है। जो है ये सारी संख्या 120 को विभाजित करती हैं, ठीक है, ये सारी संख्या जो 24 और 24 के गुणनखंड है 240 को भी विभाजित करती हैं, 240 को भी विभाजित करती हैं, और 360 को भी विभाजित करती हैं। लेकिन हमको लेना कौन सी है, लीस्ट वाली लेना, जो सबसे छोटी है। सबसे छोटी कौन सी संख्या है, सबसे छोटी हमारी है 120। देखो ये मल्टीपल फॉर्म में है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब गुणज के रूप में है। तो 120 240, जैसे क्या हो, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, ये गुणज होता है। तो 120, और लेनी इसमें कौन सी है,
सबसे छोटी वाली लेना है। सबसे छोटी कौन सी संख्या है? 120। तो हमारी 120 से क्या हो जाएगी? 120 हमारा हो जाएगा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक और बात देख लेते हैं कि अगर आपको कोई दो संख्याएं दी हुई संख्या, मान लो कि यही संख्या हमारी है, एक 20 है और एक 24 है। ठीक है, 20 और 24 का जो हमारा एचसीएफ कितना है? 4 है। और एलसीएम कितना है? 120 है। ठीक है, तो अगर इन संख्याओं का तुम गुणा करोगे, किसका? 20 और 24 का, तो ये किसके बराबर होगा? इस संख्याओं के एचसीएफ और गुणे एलसीएम के बराबर होगा। मतलब अगर आप गुणा कर रहे हैं इन दोनों संख्याओं का 20 गुणे 24, तो ये किसके बराबर होगा? जो इन संख्याओं का एचसीएफ है और इन संख्याओं का जो एलसीएम है उसके क्या होगा? बराबर होगा। 24 दूनी 48, 480 और 12 चुके 48, 480 क्या होगा? तो इससे अब एक फार्मूला बन जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? लासा गुणे मासा, या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। फार्मूला लिख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? एचसीएफ गुणे मतलब कि मासा गुणे एलसीएम, एलसीएम लासा। ये हमारा यहाँ से फार्मूला आ जाएगा। अब हम प्रश्नावली 1.1 पर आएंगे। इसका पहला सवाल क्या है, पढ़ते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 140। 140 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कितना है? 140। 140 के अभाज्य गुणनखंड पहले निकालो। ठीक है, ये किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 से विभाजित होगा। ठीक है, हमको चेक केवल किससे करना है? अभाज्य संख्याओं से चेक करने के लिए। अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या से जो विभाजित हो। तो अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, इसी तरह डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से वही संख्या विभाजित होगी। 2 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई का अंक कितना होना चाहिए? अगर इकाई का अंक या तो 0 है, या तो 2 है, या तो 4 है, या तो 6 है, या तो 8 है। ठीक है, या तो 0 है, 2 है, 4 है, 6, 8 है, तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से अगर 3 का देखा जाए, 3 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। मतलब अगर देखा जाए कि 12 संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं? 12 जो है 3 से विभाजित है या नहीं? तो अगर 12 का योग, 12 के अंकों का योग किया जाए, कितना होगा 12 के अंकों का? 1 + 2 कितना हो गया? 3। मतलब 3 से विभाजित हो रही है। अगर कोई बड़ी संख्या हो जाए तुम्हारी 27 को चेक करना है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो देखना 2 और +7 कितना? 9 3 से विभाजित हो रहा, मतलब कि 27 पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 5 में क्या होता? 5 से वही संख्या विभाजित होगी इसके इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। ठीक, तो यहाँ पर चेक करते हैं 2 से। इसका इकाई का अंक कितना है? 0 है, तो ये 2 से विभाजित हो गए। तो 2 से या तो 5 से, तो दोनों से होगी तो सबसे छोटे वाले से विभाजित करेंगे। 2 सत्ती 14। ठीक है, अब ये 70 किससे होगी? ये भी 2 से हो जाएगी। 2 3 6, 2 पंचे 10। 35 किससे होगी? 5 से होगी। कितना है? इकाई का अंक कितना है? 5 है। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। इसलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 5 × 7।
यही क्या है, आंसर है। सेकंड पार्ट करते हैं पहले का। सेकंड पार्ट क्या है, 156। 156 को करो गुणनखंड। 156 किससे विभाजित हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 सत्ती 14, 2 अट्ठी 16, फिर भी ये 2 से हो जाएगा, 2 तीन 6, 2 नौ 18। ये किससे होगा, देखो इसका योग कितना हो जाएगा 12, अब तो 3 से विभाजित होगा। ऐसे ही देख लो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 13 किससे होगा, 13 से होगा, 13 एकम 13। इसलिए 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, आंसर। तीसरा पार्ट क्या है, 3825। तीसरा पार्ट है 3825, इसके करने हैं गुणनखंड। 3825 पहले ही देखो 3 से विभाजित हो रहा, देख लो योग आ रहा है कि नहीं, योग विभाजित होगा कि नहीं। 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 तिछंग 18 हो रहा, तो 3 से पूरी संख्या विभाजित होगी। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कितना बचा 2, हो गया 22, 3 से 21, 3 पचे 15। चेक कर लो, हो रहे हो जाएगी 3 से, 3 चक्को 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। 425 किससे होगी, 425 आपकी हो जाएगी 5 से होगी। 3 के बाद 5 से चेक करना, भाज्य संख्या से ही चेक करना है। और 5 अट्ठी 40 और 5 25, ये किससे होगी, 5 से होगी, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17 तो 17 से होगी, 17 एकम 17। इसलिए 3825 के गुणनखंड क्या होंगे, गुणनफल इसका होगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, चौथा वाला क्या है, 5005। 5005 करो भाई इसके गुणनखंड। किससे ये हो जाएगा, 3 से तो होगा नहीं, 5 से होगा, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा, अब ये हमारा कटेगा 7 से कट जाएगा। देखो 7 एकम 7 और कितना बचा, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, 143 हो गया। 143 किससे कटेगा, 11 से, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 एकम 13। इसलिए 5005 के क्या होंगे गुणनखंड के गुणनफल, 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अगर इसके क्रम भी बदल जाए कि पहले हमने 11 से कर दिया बाद में 7 से किया, तो सवाल गलत नहीं होगा, आंसर वही आएगा सेम ही। ठीक, क्रम से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन हमको करना क्या, रूल यही होता है कि आप जो क्रम से ही करें, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। इसका आप 5वां पार्ट करते हैं। 5th वाला क्या है, 7429, 7429 करो। ये किससे विभाजित होगा, ना तो 2 से होगा, 3 से तो होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 7 7 नहीं होगा, 7 से भी, ये सीधे आप 17 से होगा। ये किससे होगा, 17 से होगा। 7 चक्कू 68 हो गया, 6 बचा 62 हो गया, और 7 तिया 51 और 17 सत्ती 119। ठीक है, 437 किससे विभाजित होगा, किससे डिवाइड होगा, 19 से। 19 दूना 38 और कितना बचा, यहाँ पर बचा 5, 19 तिया 57, 23 किससे होगा, 23 से, 23 एकम 23। इसलिए 7429 इज इक्वल टू 17 गुणे 19 गुणे 23। पहले के सारे पार्ट हो गए हैं। दूसरा देखते हैं क्या सवाल है।
दूसरा सवाल है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF मतलब कि मासा और एलसीएम मतलब कि लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम है। ठीक है, पहला क्या है 26 और 91, दूसरे का पहला पार्ट। HCF का क्या मतलब होता है? मासा मासा पा, और एलसीएम का लासा पा। देखते हैं सेकेंड का फर्स्ट पार्ट क्या है 26 और 91। पहले क्या करना है, देखो बोला है कि HCF ज्ञात करो और एलसीएम ज्ञात करो, और फिर क्या करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम, ये क्या करना है जांच करनी है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे 26 के। ये किससे हो जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 13 एकम 13, 91 किससे होगा, ये होगा 7 से, 7 एकम 7, 7 तियां 21, और 13 किससे होगा 13 एकम 13। इसलिए 26 के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणे 13, 91 क्या होगा 7 गुणे 13। अब इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का HCF में क्या होता है हम वही संख्या लेंगे जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों गुणनखंडों में क्या हो कॉमन, 26 के भी गुणनखंड में हो और 91 के भी गुणनखंड में हो, वही संख्या वही लेंगे। देखो अब यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, और कोई अंक कॉमन है नहीं है, तो हमारा 13 ही क्या हो गया 13 हो गया HCF। ठीक है, और यहाँ एलसीएम कितना होगा एलसीएम में क्या होता है लेंगे सारे अंक लेंगे, दो भी लेंगे, जैसे यहाँ 26 गुणित हम 2 है 13 है, 91 में क्या 7 है 13, तो सारे अंक लेंगे, दो भी लेंगे हम और 7 भी लेंगे और 13 भी लेंगे। ठीक है, लेकिन होता इसमें क्या है कि लेंगे वही संख्या जिसकी पावर बड़ी है। अगर यहाँ पर जैसे होता 13 घात 2 और यहाँ पर होता 13 घात 1, तो मान लो कि यहाँ 13 की घात होता 2 और यहाँ 13 की घात 1, तो लेंगे कौन सा लेते 13 में से कौन सा लेते बड़ी घात वाला लेते 13 घात 2 वाला। लेकिन यहाँ भी 13 की घात 1 है, 13 की पावर यहाँ कितनी है 1 है, 13 की पावर यहाँ भी 1 है, तो कोई भी ले लेंगे सेम ही, तो 13 ही लेंगे। ठीक है, अब 7 दूनी गुणा कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 गुणे 13, 14 13 का गुणनफल कितना होगा, ये मल्टीप्लाई इसका होगा 14 धाम 140, 14 3 42, 182, कितना आया 182 एलसीएम। अब जांच करेंगे, सत्यापन। सत्यापन क्या है, दो क्या सत्यापित करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम, ये होता है। तो दो संख्याएं कौन सी हैं, एक है हमारी 26, इनका गुणा 26 और 91, दो संख्याएं हैं, और इन दोनों संख्याओं का HCF कितना आया है, HCF हमारा आया है 13 और एलसीएम कितना आया है 182, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 182, 91 और 26 का अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये इसका गुणा आएगा 26 और 91 का आपका 2366, 2366, और 13 182 का भी करो कितना आएगा उतना ही आएगा 2366। ठीक है, क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है,
ये है 510 और 92, 510 और 92। देखो क्या करना है, वही करना है, प्रक्रिया बिल्कुल सेम होगी, उसी तरीके का सवाल है। तो 510 का पहले करेंगे गुणनखंड, ये किससे हो जाएगा डिवाइड, 2 से, पूरा पूरा कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। अब ये किससे हो गया, 3 से हो जाएगा, और 3 अट्ठी 24 और 3 पच्चे 15। ये किससे होगा, ये आपका होगा 5 से, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। 17 किससे होगा, 17 तो 17 से होगा, 17 एकम 17। इसी प्रकार 92 कर लेते हैं, 92 किससे होगा, ये 2 से हो जाएगा, 2 चक्को 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 23 एकम 23। इसलिए 510 के गुणनखंड क्या हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। इसलिए इसका क्या HCF कितना होगा, इसलिए HCF बराबर कितना होगा, HCF देखो HCF में क्या होता, कॉमन वाला अंक लेंगे। कॉमन इसमें क्या है, 2 यहाँ भी है 510 के भी गुणनखंड में और 92 गुणनखंड में, और कोई कॉमन है, और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, यही गुणनखंड है जो कॉमन है। तो इसका 2 क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। वैसे इसका 1 भी लिख सकते हैं, गुणे 1 गुणे 1, मतलब 1 भी कॉमन हो सकता है। अगर कुछ ना मिले तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 2 गुणे 1 बराबर 2 ही होता है। अब देखो ये जैसे 92 का है 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। तो इसको घातांक के रूप में लिख करके तब हम क्या एलसीएम निकालेंगे। तो फिर से लिख लो, 510 के क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 92 क्या है, 92 का है 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। तो 2 गुणे 2 मतलब कि 2 की घात 2, 2 की पावर कितनी होगी, 2 गुणे 23। इसलिए एलसीएम में क्या होता है, लेना तो हमको प्रत्येक अंक है, प्रत्येक गुणनखंड लेना है। हमको 2 भी लेना है, इतने सारे 3 मिल रहा, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, 17 भी लेना है और 23 भी लेना है, ठीक। कंडीशन ये होती है अगर कोई अंक दोनों में है, जैसे यहाँ पर 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 2, 2 मतलब दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो क्या करना है, तो इसमें ये होता है कि लेंगे कौन सा, बड़ी घात वाले लेंगे। यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ 2 की घात 2 है, तो कौन सा लेंगे, बड़ी घात वाला लेंगे, 2 की घात 2, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। तो इसका क्या गुणा हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60 गुणे 17, 17 छक्का 102 गुणे 23। 1020 का 23 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, 0 हो गया, 3 हो जाएगा, ये 0 4 0 और 2, ये आ जाएगा इसका जो है गुणनफल, गुणा आ जाएगा 23,460। हमारा क्या निकला, ये एलसीएम निकला। अब करना है सत्यापन। सत्यापन क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है। 2 संख्या कौन सी है, पहली संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या 510, दूसरी है 92। तो पहली होगी 510, दूसरी होगी 92। इसका HCF कितना आया है, HCF हमारा आया है 2 और LCM 23,460। तो 2 हो गया HCF और LCM हो जाएगा 23,460, ठीक है। 510 और 92 की गुणा करो पहले,
कितना हो जाएगा 510 और 92, 0 2 10 0 9 9 बचे 45, कितना हो जाएगा जोड़ दो 46,920, 46,920 है इसका, 46,920। ठीक है, अच्छा मिस्टेक हो गई। यहाँ होगा एलसीएम कितना है 23,460, 23,460। ठीक है, अब गुणा कर दो, 2 दूनी ये 0 हो जाएगा और ये 12 का 2 9 हो जाएगा, 3 दूनी 46। ठीक है, तो हो गया एलसीएम सॉरी LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। सेकंड का थर्ड पार्ट करते हैं, क्या है थर्ड पार्ट इसका है 336 और 54, 336 और 54। देखो क्या करना, 336 के पहले गुणनखंड करो, किससे ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 दूनी सॉरी 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से हो जाएगा 2 अट्ठी 16, 2 चक्कू 8, फिर हो जाएगा 2 से 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 से 21 और 7 एकम 7। इसी प्रकार से 54 निकल लो, इससे होगा 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, फिर 3 से 3 हुई है 27, फिर 3 से 3 तियाँ 9 और फिर 3 से 3 एकम 3। इसलिए 336 के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितने बार है 4 बार है, और गुणे 3 गुणे 7। 54 के क्या होगा, 54 के होंगे हमारे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। ठीक है, अब सबसे पहले निकालो HCF, इसलिए HCF बराबर HCF में क्या होता है, इसमें होता है कि कॉमन लेना हमको दोनों गुणनखंडों में से, ये यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर 3 मिल रहा है, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 कितना है HCF हो जाएगा 6। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में सबसे पहले हमको करना है 336 के जो गुणनखंड हैं उनको घात के रूप में लिखना है, जैसे 2 2 4 बार है तो 2 की घात 4 इस प्रकार लिख लो, इसलिए 336 के हैं 2 की घात 4 लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 की घात 4 और गुणे 3 और गुणे 7। 54 क्या हो जाएगा 2 गुणे और क्या हो सकता 3 गुणे 3 गुणे 3 मतलब 3 की घात 3। ठीक है, अब देखो एलसीएम क्या है, लेना प्रत्येक गुणनखंड है, 2 भी लेना है 3 भी लेना है 7 भी लेना है। देखो यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 4 है, तो कौन सा लेना है, जो घात अधिकतम होगी, जो बड़ी घात होगी 2 की घात 4 लेंगे। यहाँ 3 की घात 3 है, 3 की घात 1 कौन सा लेंगे 3 की घात 3 वाला। 2 की घात 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 घात 3 मतलब 3 3 9 3 27 गुणे 7, गुणा कर लो इसकी 16 ऐसे रहने दो, 27 सत्ते कितना होता है 189, जब गुणा करो 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 है 189। अब 16 189 गुणा क्या होगी, 16 189 गुणा हो जाएगी 3024, 30 24, हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब सत्यापन करेंगे, सत्यापन में क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किसके बराबर होगी HCF गुणे LCM। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारी 336,
दूसरी क्या है 54। और HCF कितना आया है इसका, HCF हमारा आया है 6 और LCM कितना आया है 3024। ठीक है, 336 और 54 का अगर गुणा करोगे आप तो कितना मिलेगी, तो आपको संख्या मिलेगी इसके गुणा करने पर 18,144। अगर इसकी भी करो कितना होगा, इतना ही होगा 18,000 6 3 18, हाँ 18,144। क्या होगा, राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, वेरीफाइड।